नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और साथियों, आज हम करने जा रहे हैं हल। जी हाँ, आपको ये 35वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये साथियों 35 क्वेश्चन हम रीजनिंग के मॉक टेस्ट कर चुके हैं, यानी कि अभी हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट हल किया था जिसमें हमने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन किए थे और 35 में से 35 नंबर किस आधार पर आ सकते हैं उसके बारे में बात की थी, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात की थी। तो अभी हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। आपको 36वां क्वेश्चन यानी कि 35 क्वेश्चन ये है, उसके बाद अगली सीरीज हम ली है कि 36वां क्वेश्चन यहाँ से आपको सॉल्व करना है जिस तरह हम करते आ रहे थे। रीजनिंग के हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब 36वां क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ से देखिए 35 क्वेश्चन हमने वो सॉल्व कर दिए थे, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस के, यानी कि टोटल 65 क्वेश्चन है। तो अभी आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 35 क्वेश्चन हम जनरल अवेयरनेस के कर रहे हैं और रीजनिंग के सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जनरल अवेयरनेस का, तो आपसे जनरल अवेयरनेस का तो हम कर रहे हैं, रीजनिंग का नहीं देखा है, तो आपसे निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप पहले जनरल अवेयरनेस की भी एक बार क्विज जरूर दें, वहाँ भी मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको पहचान सके, आपको पता चल सके कि जनरल अवेयरनेस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसको देखने से ये पता चलेगा कि रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसने FICCI इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स 2019 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इनमें से किसने FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 हुआ था, उसमें स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसने जीता है, ये आपको बताना है। देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है रानी रामपाल, सौरभ चौधरी, PV सिंधु या फिर एक और दो दोनों। एक और दो दोनों में कौन हो जाएगा, रानी रामपाल और सौरभ चौधरी, जो बिल्कुल राइट आंसर है। रानी रामपाल और सौरभ चौधरी को स्पोर्ट पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था 2019 का। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 4 बताया है वो यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन के आपके वहाँ से हो चुके थे, 36वां यहाँ से हो रहा है। तो आप अपनी मार्किंग को, अपनी जो भी काउंटिंग है उसको इसी प्रकार जारी रखिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हम फटाफट से हल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। रीजनिंग में हमें सॉल्व करना पड़ा था, ये टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है फिलहाल, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जाम लेवल पर आधारित है। ठीक है, तो समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका जनरल अवेयरनेस का है ना ये माजरा, ये पूरा का पूरा एग्जाम लेवल पर आधारित है। और साथियों बताऊंगा इसके PDF के बारे में, क्योंकि बाद में मेरे पास मैसेज आएंगे। साथियों ये PDF पेड की है मैंने, ठीक है, हमारी PDF नहीं है। हमने इसको मटेरियल दिया था PDF बनाने वाले को कि हमें ये क्वेश्चन देने हैं, पेन और कागज, पेन से कागज पे लिख के उसको अवेलेबल कराया। तो उन्होंने भाई PDF एडिटिंग का वो करते हैं पेड। तो भाई मेरे से तो इतना नहीं लिया है, अब आपसे कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा है वो पता नहीं है मुझे भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। मैंने इस PDF के लिए 25 रुपीज पेड किया है। 25 रुपीज़ के अंदर मैंने ये PDF खरीदी है। कौन सी, इसके अंदर क्या क्या है, 1 से 65 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन है वो आपके थे रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। एडिटिंग का 25 लिया, प्लस उन्होंने एक शर्त रखी है कि ये PDF आपको फ्री नहीं मिलेगी, यानी कि उन्होंने PDF बना के अपने स्टोर पर अपलोड की थी, मुझे लिंक दिया, मैंने वहां से PDF को पेड किया है, पे करके 25 रुपए के अंदर। अब आपको वो कितने के अंदर दे रहा है, कितने के अंदर दे रहा है भाई जी, हाँ देखिए आपको ये PDF मिलेगी लगभग 14 या 15 रुपए के अंदर। ठीक है, 14 या 15 रुपए में मिलेगी। और दोस्तों पहली बात तो है कि PDF लेने की आपको जरूरत क्या है, मेरे को ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप PDF क्यों लेना चाहते हो। ये PDF मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ना, मैंने अपने लिए तो नहीं खरीदी है, मैंने आपके लिए ही तो खरीदी है। तो मैंने भाई आपको जब खरीद के सॉल्व करा दी है तो आपको PDF खरीदने की क्या जरूरत है। फिर भी नहीं आप खरीदना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड ग्रोथ, हाँ इसकी PDF भी अवेलेबल है। इसकी PDF, ये जो बुक एंड लेखक की PDF भी आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी वही स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उनसे बात कर लेना। ठीक है, अब देखिए भाई, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी, आपको यहां से बताना है। जो कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक का नाम है वो पुस्तक किसने लिखी है उसके बारे में आप बताएंगे। कैपिटल एंड ग्रोथ, जी हाँ, यहां से किसने लिखी है दोस्तों, जॉन हिक्स ने लिखी है। जॉन हिक्स ने लिखी है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक। तो यहां से 4 जिसने भी बताया है वो राइट हो जाएंगे। मैं जानता हूं जनरल अवेयरनेस के अंदर 30 क्वेश्चन है तो 20+ अबो बहुत ही कम लोगों के आएंगे, गिने चुने 1 या 2 लोग। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसी तैयारी होगी अभी, क्योंकि एग्जाम की आपको कोई परवाह है नहीं, मेहनत इतनी करते नहीं हो, तो भाई ऐसा नहीं चलने वाला है। फटाफट से राइट आंसर बताने की कोशिश करनी है। क्या कहा गया है, 1 दिसंबर 2019 को, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम लेवल किस आधार पर रहने वाला है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार के मिलने वाले हैं। देखिए क्या बताना है,
1 दिसंबर 2019 को नागालैंड ने अपना कौन सा राज्य दिवस बताया है, यानी कि इसकी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है? 55वां, 54वां, 57वां या 67वां? साथियों 57वां स्थापना दिवस मनाया है नागालैंड ने। तो यहां से ऑप्शन है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े अच्छे से समझाया था, ठीक है। जिसने भी भाई शास्त्रीय नृत्य की क्लास नहीं देखी थी, आपको बता दूं वो क्लास हमारी लाइव नहीं हो पाई थी, तकनीकी प्रॉब्लम से। आपको भी पता है नेट स्लो चल रहा है, तो शास्त्रीय नृत्य की ट्रिक्स है वो अपलोड हो चुकी है, वो आप जरूर जाके चैनल पे देख लेना, ठीक है। उससे पहले हमने जो पढ़े थे लोक नृत्य की, वहां तो भाई सबको आनंद ही आनंद आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आनंद आया है। तो मेरे को भी उतना आनंद नहीं आया जितना आपको आया है भाई, ठीक है। हाँ, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यारों। देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मैंने आपको कल ही बताया था कि कथक है वो यूपी का, यानी कि मैंने आपको एक ट्रिक दी थी इसकी कि यूपी का कथक कौन? यूपी का कथक और केरल की कथकली अट्टम है। केरल की कथकली क्या थी? केरल की कथकली क्या थी? यहां से अब देखिए पेन खराब है भाई, हाथ से लिख रहा हूं, अट्टम है, ठीक है। तो देखिए यूपी का कथक और केरल की कथकली अट्टम, एक अट्टम आ रहा है, किसका अट्टम है? केरल की कथकली अट्टम है, यानी कि केरल की कथकली अट्टम। तो केरल की कथकली हो गया, दूसरा अट्टम, जिसके भी पीछे अट्टम आ रहा है वो नृत्य कहां का होगा? केरल का होगा। डी ऑप्शन केरल के अंदर दिख रहा है, डी आपका यहां से राइट हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिसने शास्त्रीय नृत्य की क्लास देख ली होगी उसका यहां से एक भी क्वेश्चन है वो नृत्य से कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर? अपने रूप रंग के लिए प्रसिद्ध पद्मिनी या पद्मावती किसकी पत्नी थी? हाँ भाई, पद्मिनी या पद्मावती, ये मैं आपको बता दूं ये किस रियासत से संबंधित है? तो ये राजपूताना रियासत के मेवाड़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। अब आप अच्छे से बता सकते हो कि ये पद्मिनी है वो किसकी पत्नी थी? रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए फिल्म भी बनी थी एक, पता नहीं कुछ हंगामा हंगामा भी हुआ था, इतनी जानकारी नहीं रखते भाई, ठीक है। तो हाँ, अब हिंट मिला है, जानकारी भले ही रखे ना रखे, आपको हिंट देना था, दे दिया। देखिए रतन सिंह की पत्नी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको पाना चाहता था, तो इनके बीच लड़ाई झगड़े भी हुआ था, आक्रमण भी किया था। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रतन सिंह। अपने रूप रंग के लिए प्रसिद्ध पद्मिनी या पद्मावती रतन सिंह की पत्नी थी। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2019 में मधु ऐप लॉन्च किया था? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर छप सकता है कि मधु ऐप लॉन्च किया था स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मधु ऐप लॉन्च किया था? साथियों कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल। साथियों यहां से ओडिशा राइट हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर बताया है, सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है? राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक है वो किस शहर में आयोजित की गई थी? चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? लखनऊ। तो यहां पे हम लिख देते हैं डी आपको दे रखा है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, डी लखनऊ दे रखा है। डी लखनऊ वैसे भी गलत है, तो आपको इन तीनों में से बता दो कौन सा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक थी वो कहां पे आयोजित हुई थी? पटना, कानपुर, हरिद्वार। साथियों देखिए यहां से आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि जो ये बैठक थी ये कहां पे आयोजित हुई थी? पटना, हरिद्वार या कानपुर? बताएंगे कानपुर के अंदर हुई थी क्या? बिल्कुल कानपुर के अंदर हुई थी। यहां से ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला 1 नंबर ऐड कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन के अंदर? निम्नलिखित में से कौन नए नियंत्रक महालेखाकार बने? क्वेश्चन इतने तक है, कौन नए नियंत्रक महालेखाकार बने हैं? ए के अंदर दिया हुआ अर्चना निगम, बी में दिया हुआ सोमा राय वर्मन, सी में दिया हुआ जेपीएस चावला और डी में दिया हुआ राजीव महर्षि। साथियों यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नए नियंत्रक महालेखाकार कौन बने हैं उसका आपको बताना है, ठीक है। हाँ, कौन बने हैं? यहां से सोमा राय वर्मन बने हैं। यहां से ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश SAARC शार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? साथियों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, बार बार बताता आ रहा हूं और भी बता दूं, एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत से टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन छपने के चांसेज होते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होती है, ठीक है। नृत्य हो गया, नृत्य के बाद राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और ये दो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद पर्व हो गया, मेले त्योहार पर्व वाला क्वेश्चन छपता है, ठीक है, ये क्वेश्चन छपता है।
पर्वत वाला पर्वत पठार क्वेश्चन छपता है, घास के मैदानों वाला क्वेश्चन छपता है, ठीक है। और ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वहां से क्वेश्चन छपता है। तो इनको अगर आपका साथ रहेगा जनरल अवेयरनेस में तो एक एक करके सारों को क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल आपको साहब इतना बताना है कि इनमें से सारक का सदस्य कौन नहीं है। भूटान है, पाकिस्तान है, भारत है, मॉरिशस नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी जिसने बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाले राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, हरियाणा का विश्व प्रसिद्ध वार्षिक सूरजकुंड मेला। जी, मेले और त्यौहार भी यहाँ से एक टॉपिक रहता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। हरियाणा का विश्व प्रसिद्ध वार्षिक सूरजकुंड मेला है, वो विश्व का सबसे बड़ा खाली जगह है। विश्व का कैसा मेला है ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला है। जो सूरजकुंड मेला है हरियाणा का, वो किस प्रकार का मेला है ये आपको बताना है। साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। यहाँ से ऑप्शन बी जो बता रहा है वो बिल्कुल राइट हो रहा है भाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, हरियाणा वाले तो जानते ही होंगे, पंजाब हरियाणा वाले, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में, किस राज्य, भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छप्पार मेला आयोजित होता है। यानी कि छप्पार मेले का संबंध है वो भारत के किस राज्य से है ये आपको बताना है। मेले का नाम क्या दे रखा है, छप्पार मेला। इस छप्पार मेले का संबंध है वो किस राज्य से है, फटाफट से बताएंगे। पंजाब, बिहार, ओडिशा या फिर गुजरात। छप्पार मेला है या कहाँ आयोजित होता है भाई, पंजाब हरियाणा, ठीक है। अभी हरियाणा का बात हुई, अब करेंगे पंजाब की बात, ठीक है। छप्पार मेला है वो पंजाब में आयोजित होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है 1 नंबर ऐड कर दीजिए और चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है हिमालयी मोनार, चकोर, दहियर और काला कोआ। जी हाँ, काला कोआ भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डी वाले बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच का सैन्य अभ्यास है। यानी कि भारत और फ्रांस, ये देखिए एक टॉपिक और मिल गया, सैन्य अभ्यास वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली कई बार छपते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे कि इन देशों के बीच के जो सैन्य अभ्यास होते हैं उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और फ्रांस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं तो उस सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया जाता है उसको आपको बताना है भाई। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, शक्ति। बिल्कुल, इसने सी बताया है, सी वाले राइट हो जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है शक्ति सैन्य अभ्यास। तो यहाँ से सी जिसने भी बताया है, सी वाले बिल्कुल राइट हो गए भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा है। भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर वाली डेट याद आई ना, हाँ ठीक है। दिवस वाले भी एक क्वेश्चन तो परफेक्ट मान लो यहाँ से, तो ठीक है 100% है, तो इसको भी क्लियर करेंगे। यानी जीके के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली छपने वाले हैं क्लासेज में से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। जो अभी कराने वाला हूँ एक टॉपिक से एक क्वेश्चन। उसके बाद जो हमने पढ़ा था इतिहास की 2 सीरीज चली थी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ से इतिहास कंप्लीट किया था, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से छपेंगे, ठीक है। यानी टोटल मिला के 15 क्वेश्चन, भूगोल के भी हमने बहुत से किए हैं, तो 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक की जनरल अवेयरनेस देखी है और इसको समझा है, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चनों को याद किया है कि हाँ, जब अब यहाँ पे आपको पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पूछ लेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यानी कि ऐसे आपको उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपने वहाँ से याद कर लिए हैं तो 15 नंबर तो आपका कोई भी काटने वाला नहीं है। और जिसने जनरल अवेयरनेस के अंदर 20+ इसका स्कोर कर दिया है वो भाई यहाँ से सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत के अंदर शिक्षक दिवस, ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें अगर विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो वो होता है 5 अक्टूबर को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन है वो किस संस्था के स्थान पर किया गया है। जो नीति आयोग का गठन हुआ है उससे पहले कौन सी संस्था हुआ करती थी जिसको खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो देखिए योजना आयोग बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ IRDA, दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
साथियों योजना आयोग के स्थान पर इसको कर दिया गया नष्ट और इसके स्थान पर कर दिया गया नीति आयोग का गठन। तो यहाँ से ऑप्शन ए जिसने भी बताया है वो बिल्कुल राइट है। आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, ये कड़वा सच है कि आपका एग्जाम इसी लेवल का रहने वाला है, तो मेहनत करने की कितनी आवश्यकता है ये आप खुद जान सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है आपका, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम है उनके जनक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। विक्रम साराभाई, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे कलाम। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। जी हाँ, यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से सी जिसने भी बताया है 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली, रायगढ़, गुड़गांव और वेल्लोर। तो भाई कहाँ पे हो जाएगी, फटाफट से बताइएगा, समय बड़ा कीमती है। तो फटाफट से हम जितने भी क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं और उसके बाद कल को हमारे क्लास भी लेनी है मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, तो वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उससे पहले आपका रिजल्ट भी तो देखेंगे कि मॉक टेस्ट के अंदर जो 65 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल आपका कितना मार्क्स जाता है वो बताओगे तो उस हिसाब से क्लासेज लगेगी। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर स्थित है भाई, तो दोस्तों यहाँ से नई दिल्ली राइट हो जाएगा। जो भी नई दिल्ली बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, एक तो शौकिया खिलाड़ी और एक पेशेवर खिलाड़ी। तो आपसे पूछा है पेशेवर खिलाड़ी है कौन से, टेनिस के पेशेवर खिलाड़ी कौन से हैं। जो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है वो कौन से है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है लिएंडर पेश, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण और साइना नेहवाल। तो भाई पेशेवर खिलाड़ी कौन सा है, फटाफट से बताओगे यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। या फिर ऐसा करें ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दें, नहीं भाई। ठीक है, यहाँ से जो ऑप्शन राइट हो रहा है आपने बता दिया है। ठीक है, नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, बताना है। लिएंडर पेश है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। अब चलें अगर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भाई, अर्जेंटीना की राजधानी पूछ ली है। अगर पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है तो सभी कहेंगे नई दिल्ली है। पूछ लिया जाए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है तो अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत का सामना करते हुए भी सत्य आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ऑप्शन दे रखा है हवाना, कैनबरा, ब्यूनस आयर्स और ओटावा। ब्यूनस आयर्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो अर्जेंटीना की राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। तो जिसने भी सी आंसर बताया है सी वाले यहाँ से राइट हो जाएंगे, 1 नंबर ऐड कर देंगे। और अब 55 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर हमारा जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट भी कंप्लीट होता है। तो हम रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट की ओर बढ़ चुके हैं, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का मॉक टेस्ट साथियों एक एक टॉपिक का होगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है वो ना छूटे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, राहुला, महावीर या इनमें से कोई नहीं। जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। तो जो भी भाई यहाँ से ए बता रहे हैं या ए बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि ए ऑप्शन है वो राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है। जी हाँ, यहाँ से एक डी ऑप्शन लिख देता हूँ, लक्ष्मी है। ठीक है भाई, लड़की थी इतना बता देता हूँ, चारों लड़कियों के नाम है, दिक्कत नहीं है भाई बताऊंगा तो भी। ठीक है, हाँ, भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कौन था। ठीक है, अभी टेस्ट ट्यूब बेबी कौन होता है भाई, परकनली शिशु कहेंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, साइंस में पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ेंगे भाई। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका साथ रहा तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक और लक्ष्मी है। तो बताओ भाई, यहाँ से आपकी जो भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कौन सा था, उसका आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा हो जाएगा राइट साथियों। हाँ, यहाँ से हर्षा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी बता रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक लड़की थी और उसका नाम दे दिया गया हर्षा। ठीक है, तो भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगी वो हो जाएगी हर्षा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर? चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष में हुआ था? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ष के अंतर्गत हुआ था वो आपसे बताना है। ऑप्शन दे रखा है 1917, 1919, 1907 और 1911। तो भाई चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था? फटाफट से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था। 1917 जो भी बता रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1917 जो भी बता रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यहाँ से ए जिसने भी बताया है वो भाई यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पेन काम करना शुरू हो गई भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में? अफीम युद्ध है वो अंग्रेजों और खाली जगहों के बीच लड़े गए। दोस्तों जो अफीम युद्ध हुए थे वो किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और उसके साथ में और बॉडीगार्ड कौन सा था जो भिड़ के लड़ा था, ठीक है। देखिए भाई किसके बीच लड़ा गया था? अमेरिका वर्सेज अंग्रेज वर्सेज चाइना, अंग्रेज वर्सेज म्यांमार या बर्मा या भूटान या अफगानिस्तान, किस किसने लड़ा था ये युद्ध भाई बताएंगे फटाफट से। अफीम युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया? दोस्तों 1.5 घंटा लगातार बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक दिया लेकिन मेरे लिए ब्रेक नहीं हुआ है। मैं तो जब से आपकी रीजनिंग की क्लास खत्म हुई है तब से ही मेहनत कर रहा हूँ इसी क्लास के लिए भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साथियों चीन। अब आवाज़ थोड़ी सी दबी होगी ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, दबने दो भाई। अभी हमारे पास सिर्फ 5 और 2 7 8 क्वेश्चन ही रहे हैं, उसके बाद हम जिंदाबाद है, हमारा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से चीन और दोस्तों अंग्रेजों ने लड़ा था। क्या लड़ा था? अंग्रेजों और चीन ने क्या लड़ा था भाई? अफीम युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए। जिसने भी ए बताया वो बिल्कुल राइट है। अब क्या पूछा है भाई आपसे? शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हाँ धर्मत का युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध। तो भाई सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था उसका नाम बताना है कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम है वो क्या था? दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब, शाह भूजा। औरंगजेब को सब पहचानते होंगे लेकिन इसको कोई नहीं पहचानता है। वो क्या? जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा शिकोह। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ऑप्शन ए राइट होने वाला है कि शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र का नाम था वो था दारा शिकोह। तो साथियों यहाँ से जिसने भी ए बताया है ए वाले भाई राइट हो जाएंगे। दारा शिकोह यहाँ से राइट होने वाला है। तो 1 नंबर अपनी मार्कशीट के अंदर ऐड कर दीजिएगा कि यहाँ से आपका ऑप्शन ए है वो राइट गया है। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? संसदीय लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना है वो संसदीय लोकतंत्र कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए भाई क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन ने इसी के ऑप्शन कि विश्व का जो सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है वो कौन सा है? ग्रीस, आइसलैंड, पोलैंड या इंग्लैंड? सबसे बड़ा कहा था या सबसे पुराना कहा था भाई? सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है वो कौन सा है बताइए, जिसमें सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी इन चारों में से? आइसलैंड राइट हो जाएगा। जिसने भी आइसलैंड बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन बताया है, ठीक है। आइसलैंड यहाँ से राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। जिसने भी ए बताया है ए साथियों यहाँ से राइट होने वाला है। 1 नंबर ऐड कर दीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है। दोस्तों कोई विदेशी है लेकिन वो भारतीय व्यक्ति से विवाहित है और वो पंजीकरण करके भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो उसको कितने वर्षों तक भारत में रहना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी? भारतीय संविधान के अंदर अपने अगर नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके लिए 7 वर्ष का प्रावधान है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। तो यहाँ से ऑप्शन बी या 2 जिसने भी बताया है वो भाई यहाँ से राइट आंसर बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, आपके 4 क्वेश्चन रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है। राज्यसभा के सदस्य वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है कुल मिला के, ये पूछना चाह रहा है। तो आप सबको पता होगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और राज्यसभा का 6 वर्ष होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 2 वर्ष, दूसरे में दिया हुआ 3 वर्ष, तीसरे में 5 वर्ष और चौथे में 6 वर्ष दिया हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा है वो आपका राइट हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है आपका अगले क्वेश्चन के अंदर भाई? भारत के लिए एक संविधान सभा के विचारों को पहली बार खालिजे के द्वारा सामने रखा गया, यानी कि सबसे पहले इनमें से किसने कहा था कि भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए? संविधान की बात है वो सबसे पहले किसने की थी वो आपको बताना है। एम.एन. राय, ठीक है, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। संविधान की बात सबसे पहले किसके दिमाग में आई? यहां से बता दूं उसे भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। तो अब बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ से जो भी एक आंसर बता रहे हैं M.N. राय। M.N. राय है वो भारतीय संविधान
के सलाहकार हैं, सबसे पहले इनके दिमाग में बात आई थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन एक या ए जिसने भी बताया है वो यहाँ से राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में निम्न में से क्या पाया जाता है। दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जंगल होते हैं उनमें इनमें से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे भाई उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए सागौन प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरी नहीं होगा, बबूल नहीं होगा, कीकर नहीं होगा, सागौन होगा। तो यहाँ से जिसने भी बी बताया, दो बताया, वो यहाँ से राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में जो ब्रिक्स है दोस्तों PRICS जो भी ब्रिक्स है, ठीक है, जैसा भी है भाई स्पेलिंग अब आपको याद रखनी। स्पेलिंग तो हम ऐसे बनाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी देश आते हैं उन देश के नाम हमें आसानी से याद रह सके। तो भाई जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर जो एस आता है ना, वो एस है वो किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। एस का मतलब क्या होता है वो बताओ। दक्षिणी कोरिया, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका या सऊदी अरब। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, सही बताने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपने अपने मार्क्स शेयर करेंगे कि यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, और टोटल कितने सही हुए थे। 35 वहाँ थे, 30 यहाँ थे, 65 में से कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। साथियों देखिए ब्रिक्स है जिसके अंदर जो एस आता नहीं है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से जिसने भी 3 आंसर बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों देखिए ये थी यहाँ से हमारी जो रीजनिंग सॉरी जनरल अवेयरनेस की क्लास, जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने किया था रीजनिंग का मॉक टेस्ट, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा रीजनिंग के मॉक टेस्ट का। और ये हमारा था जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। दोनों को मान के एक मॉक टेस्ट करना था, लेकिन रीजनिंग के अंदर आज बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लिया था, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन थे तो सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन आप सबने साथ दिया, आप कुछ करना चाहते हैं, ये चीज़ तो पता चली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और हाँ, हर संडे को यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करिए सब्सक्राइब, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट देने जरूर आया कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपका अच्छा प्रदर्शन होगा, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप और भी मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।